नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले पाँचवें लेक्चर में आपने उदारवादी चरण पढ़ा। 1885 से 1905 तक का जो दौर था 20 वर्षों का ना, यहाँ कांग्रेस का उदारवादी रवैया रहा। क्योंकि यहाँ पर जो नेता थे, बड़े बड़े नेता जो थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े बड़े जो नेता थे, ये उदारवादी किस्म के थे। इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उन पर पूरा भरोसा था। और ये डिमांड करते थे, जो भी डिमांड करते थे वो भी लिखित रूप से याचना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ऐसी डिमांड किया करते थे। इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि भैया इनकी अगर डिमांड आप नहीं मानोगे तो ये हड़ताल कर देंगे, ऐसा नहीं कुछ सिस्टम था। नहीं डिमांड अगर अंग्रेज इनकी डिमांड नहीं मानते थे ना, तो दोबारा से वही काम करते थे, दोबारा से प्रार्थना करते थे। और ज़्यादा हो गया तो कभी कभार न्यूज़पेपर में लेख लिखवा दिया करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं करते थे। तो इस 20 वर्षों में देखा गया, अंग्रेज़ों ने कोई वैल्यू ही नहीं दी, कांग्रेस को कोई वैल्यू ही नहीं दी, ना के बराबर वैल्यू दी आप कह सकते हैं। और इनके द्वारा जो भी 20 वर्षों में काम किए गए, वो देखा जाता है उतने इनफ नहीं थे जितने होने चाहिए थे। इस कारण से लोग इनके ऊपर भड़कना शुरू हो गए, इनकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गई। और इसके अलावा जो उग्रवादी नेता थे, गर्मपंथी के नेता थे, जैसे लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे नेताओं का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि थे पहले से ये भी, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं थी जब उदारवादी नेता अपनी चरम सीमा पर थे, उनकी पॉपुलैरिटी हाई थी। लेकिन जब कमान आपकी कांग्रेस के हाथों में है और कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही है, 20 वर्षों तक इनके द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसका कोई गिनती ही नहीं हो रहा है। और अंग्रेज भी इनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोग और भटकते जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में भी उग्रवादी जो सोच है वो आना शुरू हो गई है। गर्मपंथियों जो नेता थे उनके जैसी सोच आना लोगों में भी शुरू हो गई है। इस कारण से जो गर्मपंथी के नेता हैं उनको पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गया। तो 1905 से 1919 तक जो दौर रहा, ये उग्रवादी चरण कहलाता है। दूसरा चरण उग्रवादी चरण कहलाता है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भैया उग्रवादी चरण के उदय होने का कारण क्या है। जो नरमपंथी लोग थे यही बने रहते, इन्हीं की पॉपुलैरिटी बनी रहती, इनकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो गई और उग्रवादियों की पॉपुलैरिटी भारत में इतने ज़्यादा फेमस क्यों हो गई। तो वो कारण हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला कारण तो ये है कि जो कांग्रेस के द्वारा काम किए जा रहे थे, जो कार्यप्रणाली थी कांग्रेस की, वो बिल्कुल कारगर नहीं थी, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा था। जो भी डिमांड करते थे, याचना करके, प्रार्थना करके डिमांड करते थे, तो अंग्रेज कुछ सुनते नहीं थे। और दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा इतने भयानक भयानक कदम उठाए जा रहे थे जिससे लोगों का शोषण हो रहा था, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों में नेशनलिज्म बढ़ रहा था, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। और लोगों को ये एहसास हो रहा था कि भैया हम अगर अपना हक मांगेंगे तभी हमको मिलेगा। एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से विरोध करके हम अगर अपना हक मांगेंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज कांग्रेस की जो उदारवादी नीतियां इसको हम फॉलो करके चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरा जो कारण हो रहा है, शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी कम होती जा रही है। सॉरी, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, शिक्षित लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और आपकी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा तो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और यही सब कार्यप्रणाली उग्रवादी नेताओं की थी, गर्मपंथी नेताओं की थी, इसलिए वो फेमस हो गए। ठीक है। आप देखेंगे अभी हाल ही के एग्जाम्पल आप लेकर देख लीजिए कि कई नेता इतने पॉपुलर क्यों हैं, उनके उग्र स्वभाव के कारण। उग्र मतलब ऐसा मत दिमाग में पॉजिटिव शब्द ये समझिएगा, कहीं आतंकवादी मत समझ लीजिएगा। उग्रवादी मतलब गर्म स्वभाव के नेता, कि कुछ भी अगर इनकी डिमांड नहीं मानी जा रही है तो ये सड़कों पर आ जाएंगे, हड़ताल कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। इस प्रकार के नेता थे ये। ठीक है, ये है।
पेशेंस लेवल इनमें है ही नहीं एक तरीके से अंग्रेजों के प्रति। तो ये आपके भैया उग्रवादी चरण चलता है 1905 से 1919 तक का। इसमें उग्रवादी नेताओं की पॉपुलैरिटी बहुत हाई रहती है। तो प्रश्न उठता है कि उदय का कारण, तो हेडिंग हम लिखेंगे, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा पर्सनल ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसके मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन मैं नोट्स बनाने जा रहा हूँ। अब तो मैंने सिस्टम चेंज कर दिया है, टैबलेट ले लिया है, और उससे राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, उदय का कारण। उदय का कारण, उदय का कारण सबसे बड़ा कारण ये है ना कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर्जन ने कर दिया था ना, वो सबसे बड़ा कारण बन के आया कि इनके उदय का। अब पानी सर से ऊपर चला गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके बाद लोगों में पेशेंस लेवल जो है वो शून्य हो गया, और लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया उग्रवादी नेताओं को, और उग्रवादी नेताओं की जो कार्यप्रणाली थी उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वो सबसे बड़ा कारण बनता है। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं सोच रहा हूँ सबसे ऊपर लिखता जाऊँ। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन ये कब हुआ था, 1905 में। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। कब से कब तक था, 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो बंगाल का विभाजन है इसके द्वारा जो इसके बाद जो आंदोलन चलाए गए हमारे द्वारा, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हम उदय का कारण पढ़ रहे हैं, तो बस एक ही हेडिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण क्या हो गया कि जो आपके उदारवादियों की कार्यप्रणाली थी, गर्मपंथी लोगों की, गर्मपंथी नेताओं की जो कार्यप्रणाली थी वो असफल हो गई। उनकी असफल कार्यप्रणाली लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, गर्मपंथी, गर्मपंथी, सॉरी नरमपंथी है ये, ठीक है। नरमपंथी नेताओं की, नरमपंथी नेताओं की कार्यप्रणाली ये असफल रही थी, असफल। मतलब उदारवादी जो नेता थे, नरमपंथी के नेता थे, कुछ भी डिमांड होती थी हाथ जोड़कर याचिका करते थे, चिट्ठी लिखते थे, लव लेटर लिखते थे कि भैया ये मान लो वो मान लो, और कांग्रेस जो अंग्रेज थे कोई तवज्जो ही नहीं देते थे। तो इनका जो सिस्टम था, कार्य करने का सिस्टम था, वो असफल हो गया था। तो ये भी एक कारण है कि जो उग्रवादी नेता हैं, गर्मपंथी नेता हैं, इनके उदय का, इनकी पॉपुलर होने का, ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण भैया कि 1896 से 1905 तक अगर अध्ययन करेंगे ना, तो भारत में कई जगह पर बहुत भारी अकाल पड़ा। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि कहा जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी इस अकाल में। ये 8-9 साल जो अकाल पड़ा था ना, ये इसमें भयंकर मौत हो गई थी। एक तो प्राकृतिक विपदा आई थी, तो सरकार को क्या चाहिए, थोड़ी हेल्प करना लोगों को, लेकिन ये और शोषण रवैया अपना रहे हैं, जो अंग्रेज हैं और शोषण करते जा रहे हैं। तो और शोषण कर रहे हो भैया, एक तो भगवान प्राकृतिक ने एक दुख दिया है और आप भी दुख दे रहे हो। तो लोग और भड़कना शुरू हो गए कि भैया ये सब तो बेकार है, इनका विरोध करना पड़ेगा, ये अपने नहीं हैं, अपने नहीं हैं ये, इनका खुलकर विरोध करना पड़ेगा। तो इसलिए जो उग्रवादी नेता थे, इनके प्रति लोगों की सहानुभूति, इनके प्रति जो प्यार था वो बढ़ता और चला गया। लोगों को इतना शोषण हो रहा था इस दौरान, तो लोगों को लगने लग गया कि भैया जो गर्मपंथी वाले लोग हैं ना, इनकी जो सोच है वही अपनाना पड़ेगा हमको, यही है हमारे। ऐसा अगर करेंगे, गर्मपंथी जो नेता लोग करते हैं वैसा अगर हम करेंगे, सड़कों पर आएंगे, तभी अंग्रेज सुनेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो भारत में जो अकाल पड़ा 1896 से 1905 में, भारत में अकाल पड़ा, भारत में
भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ने के कारण क्या सकते हैं, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। 10 लाख से अधिक लोगों की इसमें मौत हो गई थी। और इस अकाल के दौरान भी अंग्रेजों का जो रवैया था वो शोषणकारी था। तो इस दौरान शोषणकारी शोषणकारी रवैया कह सकते हैं। ठीक है, शोषणकारी व्यवहार व्यवहार किसका, अंग्रेजों का। ठीक, इस दौरान क्या था, शोषणकारी व्यवहार था अंग्रेजों का। तो इससे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी जन्मी और बढ़ी, जन्म तो पहले से ले चुकी है नेशनलिज्म, और बढ़ी, और गरम दल की पॉपुलैरिटी और बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा पुणे में अगर देखा जाए, 1896 की बात है। 1896 में पुणे में इतना भयंकर प्लेग की बीमारी फैली, इतनी भयंकर प्लेग की बीमारी फैली, कई लोगों की मौत हो गई। और इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित की थी, एक कमीशन गठित किया था। और वो जांच क्या करता बच्चों, उसने लोगों को इतना परेशान किया, और जो महिलाएं थी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। और लोग इस इन सब चीज़ों से भड़केंगे नहीं तो और क्या होगा, तो भड़केंगे तो क्या होगा, लोगों में गर्मपंथी नेताओं के प्रति और जो है प्यार बढ़ना शुरू हो गया। यही कंसेप्ट आज भी देश में अपनाया जाता है। हमारे देश में ये कंसेप्ट आज भी नेता अपनाते हैं। एक धर्म के प्रति आपको भड़का देंगे, उसके बाद अपना वोट बैंक जो है बढ़ा लेंगे। उनको पता है कि ऐसे अगर भड़का दिया जाएगा तो हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाएगी। ये सिस्टम शुरू से ही अपना रहे हैं। ठीक है, और ये सिस्टम ऐसा है, ये काम भी करता है। ये सिस्टम काम भी करता है। ये तब तक काम करता रहेगा जब तक सब शिक्षित नहीं हो जाते, जब तक सब जागरूक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये आपको पता लग गया 1896 से, और आपका 1905 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि 1892 में एक भारत परिषद अधिनियम आया था। उस अधिनियम से उम्मीदें थी आपके कांग्रेस को कि भैया यहाँ पर हमारी मांगें सुनी जाएंगी। कांग्रेस ने क्या मांगे की थी, उन्होंने कहा था कि भैया देखिए, जो आपकी वायसराय की जो एक कार्यकारी परिषद है, एक कानून बनाने वाली जो विधान परिषद है, इनमें इंडियंस की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। इसके अलावा इंडियन को ना बजट पर भी बहस करने का अधिकार दिया जाए, बहस पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो कुछ बातें इस 1892 से मानी गई। तो आप देखेंगे कार्यकारी परिषद में कुछ लोगों की संख्या बढ़ाई गई, और जो परिषद विधान परिषद है केंद्र में भी और राज्यों की में भी, राज्य में जो गवर्नर है उनकी विधान परिषद थी, और केंद्र में जो वायसराय हैं उनकी विधान परिषद, इनमें संख्या तो बढ़ाई गई लेकिन मामूली सी। तो इस कारण से कांग्रेस जो है ना खुश नहीं थे 1892 में। कांग्रेस क्या, देश के लोग खुश नहीं थे। जो उम्मीद थी उनको वो नहीं उनको मिला। तो 1892 का जो अधिनियम था उससे निराश भी थे लोग। तो इस कारण से भी उनको ये लगना शुरू हो गया कि भैया नरम दल वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यही मांग गरम दल वाले करते और एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से करते तो शायद ये मान ली जाती। ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा आपका, 1892 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम से लोगों को निराशा थी। तो ये कारण हो जाएगा चौथा। पांचवा कारण आप ये लिख सकते हैं कि 1896 में ना देखा जाए तो पुणे में बहुत भयंकर प्लेग फैला था। 1896 में पुणे के अंदर बहुत भयंकर प्लेग फैला था। उस प्लेग की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन गठित की थी, एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी ने लोगों को इतना परेशान किया ना, और जो महिलाएं थी उनको कह सकते हैं कि हरास किया, सेक्सुअली हरास किया।
उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। घरों में घुस जाते थे वो अधिकारी जांच के नाम पर, उनके साथ छेड़खानी करते थे। तो ये जब बात लोगों में फैली तो लोगों में गुस्सा आया, और गुस्सा आएगा तो सारा गुस्सा उदारवादियों पे आ रहा था कि भैया ये क्या कर रहे हैं, इन क्या नीति अपना रहे हैं कि ऐसा हमको दिन देखना पड़ रहा है। अगर यही गर्म दल के नेता होते तो ये सब नहीं हम सहन करते, ये सब नहीं होता। ठीक है, तो ये 1892 में 96 में पुणे में प्लेग फैल गया, में प्लेग फैला। और ये प्लेग फैलने से क्या हुआ, जो जांच कमेटी के अधिकारी थे उनका महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार। जांच कमेटी के अधिकारियों का भारतीय महिलाओं के साथ गलत व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार ये हुआ, तो लोग भड़कना शुरू हो गए। इसके अलावा केसरी अखबार चलाते थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपने इस केसरी अखबार में एक न्यूज़ छाप दी। लोग भड़के हुए थे और लोगों को और भड़का दिया कि मतलब इतना खतरनाक लिखते थे ना बाल गंगाधर तिलक अपने अखबार में कि लोगों में एकदम देशभक्ति की भावना जाग जाती थी। और जब ये न्यूज़ छापी उन्होंने, इस न्यूज़ की हेडिंग थी शिवाजी के उद्गार। तो ये जब न्यूज़ छापी उन्होंने ये पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे लोगों, जो महिलाएं हैं इनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद चापेकर बंधु थे, दो भाई थे चापेकर बंधु, उन्होंने क्या किया, इस कमीशन के जो अधिकारी थे रैंड उनका नाम था, और एक और अधिकारी थे आयरेस्ट, लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, इन दोनों की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या कर दी किसने, चापेकर बंधुओं ने। क्यों कर दी, इस अखबार में जो न्यूज़ छापी हुई थी इनके दिमाग में इतना घर कर गई, इन्होंने हत्या कर दी। और बाद में बाल गंगाधर तिलक को भी दोषी माना गया, 18 महीने की सज़ा हो गई थी बाल गंगाधर तिलक को ये न्यूज़ छापने के कारण। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भैया चापेकर बंधुओं ने कमेटी के कमिश्नर, मतलब जांच कमेटी के कमिश्नर रैंड और एक अधिकारी लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी। कब की बात है, 1897 की बात है, 1897 की बात है। ठीक है, 1897 की बात है। और अखबार में एक न्यूज़ इन्होंने देखी थी, किस अखबार में, केसरी अखबार में इन्होंने ये न्यूज़ देखी थी। उसके बाद ये प्रेरित होकर इन्होंने हत्या की थी, और वो अखबार चलाया जाता था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को भी 18 महीने की सज़ा हो गई। केसरी न्यूज़ पढ़कर बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सज़ा हो गई। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या कारण था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दो ऐसी घटनाएं घटी ना जिसको देखने के बाद ये लगने लग गया कि भैया हम भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। वो घटनाएं क्या थी, पहला, जापान, एक छोटा सा देश, उसने रूस को हरा दिया। जापान ने रूस को हरा दिया। और इथोपिया, अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश, इसने यूरोपीय कंट्री इटली को हरा दिया। ये दो घटनाएं जब देखी अंग्रेज़ों ने, हमारे भारतीयों ने, तो उनको ये
हिम्मत आई कि भैया अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अंग्रेज़ों को भी हराया जा सकता है, अर्थात यूरोपियों को भी हराया जा सकता है। ये भावना लोगों के दिमाग में आ गई, लोगों के दिमाग से डर खत्म हो गया। तो इसलिए वो सड़कों पे आना शुरू कर दिए, लोगों का अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिए। कह सकते हैं गर्म पंथी विचारधारा की ओर मुड़ना शुरू हो गए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, घटनाओं का प्रभाव। ठीक है। पहली घटना कौन सी है बच्चा? पहली घटना है 1896 के अंदर इथोपिया को हरा दिया था, इथोपिया ने हरा दिया था इटली को। ठीक है, कब? 1896 में। ये पेन नहीं चल रहा है, क्या हो गया? हाँ, 1896, 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। और इसके अलावा 1905 में जापान ने किसको हरा दिया? रूस को हरा दिया। जापान ने रूस को हरा दिया। भैया दो बड़ी बड़ी यूरोपीय कंपनियों, दो बड़ी बड़ी यूरोपीय देश को हरा दिया एक छोटी छोटी कंट्रियों ने। तो ये लोगों के दिमाग में घर कर गया। अब ये समझ में आ गया कि भैया अंग्रेज़ों को भी यहाँ से हराया जा सकता है अगर इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तब लोग उग्रवादी नेताओं की ओर मुड़ना, इनकी विचारधारा की ओर मुड़ना शुरू हो गए। ठीक है भैया। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है उदय का, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्य हैं। एक कार्य तो बता दिया कि जो उसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इसके अलावा और भी उसने ऐसे काम किए थे जिससे लोग उदारवादी पर विश्वास नहीं करते थे और उग्रवादियों पर भरोसा करने लग गए थे। अर्थात उग्रवादियों का जो पॉपुलैरिटी है वो उनका उदय होना शुरू हो गया था। और क्या कारण था? ऐसा क्या किया था लॉर्ड कर्जन ने? लॉर्ड कर्जन ने पहली बात कांग्रेस के बारे में इतनी अभद्र अभद्र बातें कही थी जिससे लोग आग बबूला हो गए थे, खून खोल गया था लोगों का, और भड़काऊ गर्म स्वभाव के हो गए थे। ऐसा क्या कहा था? उसने कहा था कि भैया ये देशद्रोही पार्टी है, ये जो कांग्रेस है ना ये देशद्रोही पार्टी है। उसने ये भी कहा था कि ये इतनी गंदी चीज़ है ये कांग्रेस, कि क्या बताएं। और कांग्रेस के बारे में उसने ये भी कहा था कि भैया ये कांग्रेस जो है ना मर रही है, इसका लास्ट टाइम चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में रहकर इसका मरने में इसकी सहायता करूँ। और मजाक उड़ाता था कांग्रेस का लॉर्ड कर्जन। इतिहासकार बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो था ना अपने टाइम पीरियड का जो जितने भी वायसराय हैं ना उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिमागदार था। इसने जो भी काम किए इसका आप एनालिसिस करके देखिए, इसकी जो है दिमाग के बारे में, इसके नॉलेज के बारे में एहसास हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो ये परेशानी का एक सबक था। अब बच्चों हमें क्या करना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्य, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्य। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1905 में बंगाल का विभाजन। और इसने कथन कहे हैं, कथन देख लेते हैं हम। इसने कांग्रेस के बारे में कथन कहे हैं। पहला कथन क्या कहा है? कांग्रेस भैया ना देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस क्या है? देशद्रोही पार्टी है। और कांग्रेस के बारे में इसने कहा कि कांग्रेस बहुत गंदी चीज़ है। कांग्रेस एक गंदी चीज़ है। इसके अलावा इसने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस मर रही है, इसका लास्ट टाइम चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि इंडिया में रहकर इसकी मरने में इसकी सहायता करूं। ठीक है। कांग्रेस मर रही है,
और मैं चाहता हूँ इसकी मरने में सहायता करूँ, मरने में सहायता करूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, कांग्रेस एक गंदी चीज़ है, कांग्रेस मर रही है और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है ना मर रही है, मैं इसकी इस मरने में सहायता करूँ। ये जो बात है इसने ना, ये इसने एक पत्र में लिखकर भारत सचिव को लिखा था। उस समय भारत सचिव हैमिल्टन था। तो हैमिल्टन को इसने एक पत्र लिखा था, उसमें ये बात कही थी, लिख सकते हैं। भारत सचिव हैमिल्टन को पत्र लिखा। भारत सचिव हैमिल्टन, हैमिल्टन को पत्र लिखा था। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। तो इतनी चीज़ें बच्चों ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये उदय का कारण है। इसके अलावा एक और घटना हुई थी 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने एक मिशन भेज दिया था तिब्बत में, और तिब्बत में मिशन भेजा था और वहाँ पे चुंबी घाटी जो थी ना उस पर अधिकार कर लिया था। इसके कारण इंडिया का बहुत पैसा खर्च हुआ था, तो इससे भी लोग भड़के हुए थे। तो वो एक मिशन भेजा था 1904 में, यंग हस्बैंड मिशन कहा जाता है, यंग हस्बैंड। इसने क्या कहा था, यंग हस्बैंड मिशन भेजा 1904 में। कहाँ भेजा, तिब्बत में, तिब्बत में। वहाँ पे क्या किया, चुंबी घाटी पर अधिकार कर लिया, चुंबी घाटी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा दो और इसके काम हैं जिससे लोग बहुत भड़क गए थे। जो कलकत्ता, जो स्थानीय स्वशासन था ना, जो कलकत्ता महानगर बोर्ड था, उसमें जो निर्वाचित सदस्य संख्या थी उसको कम कर दिया, मनोनीत संख्या को बढ़ा दिया। जो कलकत्ता महानगर पालिका जो थी जिसमें सदस्य थे, उन सदस्यों में ये सिस्टम ला दिया गया कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो कम हो गए, कम कर दिया गया, और जो मनोनीत संख्या, जो सरकार मनोनीत करेगी, वो संख्या बढ़ा दी गई। तो अब जो महानगर पालिका थी उसमें किसकी संख्या ज़्यादा हो गई, सरकार के द्वारा मनोनीत लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। उसमें जो सरकार के चापलूस होंगे उन्हीं को लाया जाएगा ज़्यादा, तो इससे भी लोग भड़के थे। ठीक है, कलकत्ता महानगर पालिका, पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है, आप सभी को पता ही होगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, लेकिन इसने स्थानीय स्वशासन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। स्थानीय स्वशासन में भी सरकार का हस्तक्षेप इसने बढ़ा दिया, देख लीजिए। स्थानीय स्वशासन का कुछ वैल्यू ही नहीं रह गया। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है कि उनको इतना अधिकार दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से अपना काम कर लें। हमारे जो नगर पालिकाएं हैं, जो पंचायतें हैं, उनका क्या, उनको इतना अधिकार दिया गया है कि जो छोटे मोटे काम हैं वो अपने आप कर लेंगे, सरकार की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सदस्य आप कर देंगे तो वो स्थानीय स्वशासन रहा ही नहीं, वो तो सरकार का एक सिस्टम बन गया ना। तो यहाँ पर नोट लिख लेंगे आप, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा
1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर ये आया, और विश्वविद्यालय पर सरकारी ये पकड़ है वो अधिक इसने कर दी। ठीक है, सरकार का नियंत्रण विश्वविद्यालय पर बहुत अधिक कर दिया, बहुत मजबूत कर दिया इस नियम के अधिनियम के द्वारा। इससे भी लोग भड़क गए, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े नेता, नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी नेता जो निकल रहे थे ना, इन्हीं विश्वविद्यालयों से निकल रहे थे। अब इस पर सरकार की अगर पकड़ ज़्यादा हो गई है तो जो हमारी विचारधारा थी, हमारे नेताओं की विचारधारा, उसको कुचलने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ब्लू पेन से, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर आया 1904 का। इससे क्या हुआ, विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण कर दिया इसने, सरकारी नियंत्रण कर दिया। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी इनके उदय का। उग्रवादी नेताओं के उदय का कारण क्या था ये मैंने आपको बता दिया। एक नज़र मैं दोबारा से बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बंगाल का विभाजन हो गया है बच्चों। ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया है, और नरमपंथी नेताओं की कार्यप्रणाली असफल रही, इस कारण से भी इनका उदय हुआ। 1896 से 1905 तक जो भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, 10 लाख लोगों से अधिक लोग मारे गए थे। इस दौरान भी इनका शोषणकाली जो रवैया था, लोगों को परेशान करने वाला रवैया, इसके कारण भी लोग भड़के हुए थे। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उससे भी लोग बहुत निराश थे। इसके अलावा 1896 में पुणे में जब प्लेग फैला था, तो जो एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उसने लोगों को भी परेशान किया और महिलाओं की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बहुत बेइज्जत किया। तो इस कारण से और लोग भड़के हुए थे, और उग्रवादी नेताओं का उदय का कारण ये भी बनता है। इसमें एक घटना घटी थी, हालांकि आगे चलकर आप पढ़ेंगे ही, लेकिन मैंने बता दिया। जब ये सब हो रहा था तो केसरी अखबार में, अपने केसरी अखबार में जो मराठी भाषा में चलाते थे ना, मराठी भाषा में चलाते थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक, उसमें इन्होंने न्यूज़ छाप दी, यही वाली सारी न्यूज़ छाप दी कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस न्यूज़ की हेडिंग थी शिवाजी के उद्गार। इस समाचार को पढ़कर चापेकर बंधु, दो भाई थे, इन्होंने उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, कमिश्नर थे रैंड, उनकी हत्या कर दी, और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, उनकी हत्या कर दी। तो उनको तो सजाए मौत हुई तो वो अलग है, लेकिन इस अखबार में ये न्यूज़ छापने के कारण इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, और इनको 18 महीने की सज़ा हो गई थी। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसी घटनाएं घटी जिससे लोगों के दिमाग में अंग्रेज़ों का डर खत्म हो गया, यूरोपियों का डर खत्म हो गया। ये हो गया कि भैया यूरोपियों को भी हराया जा सकता है। एक अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे, इथोपिया एक छोटा सा देश है, उन्होंने इटली को हरा दिया, यूरोपीय देश को हरा दिया। और जापान एक छोटे से देश ने, इसने रूस को हरा दिया था। तो ये दो महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, इससे भी लोगों के दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति डर खत्म हो गया, और उग्रवादी जो चीज़ें थी, उनकी जो विचारधारा है, वो सबके दिमाग में छाने लग गई। अब लॉर्ड कर्जन के द्वारा कुछ काम ऐसे किए गए जो सबसे ज़्यादा आग में घी डालने के बराबर थे। उदयवादी जो चरण के जो लोग थे, उग्रवादी चरण के लोगों के उदय का कारण। पहले कथन क्या कहा इसने, कहा कांग्रेस को एक बहुत देशद्रोही पार्टी कहा, गंदी चीज़ कहा, कांग्रेस मर रही है, लास्ट मूवमेंट इसका चल रहा है, मैं सहायता कर रहा हूँ ये मर जाए। ये इसने हैमिल्टन को पत्र के द्वारा लिखा था, भारत सचिव थे उस समय। ठीक है, और यंग हस्बैंड मिशन इसने भेजा था 1904 में तिब्बत में, और वहाँ पे चुंबी घाटी पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्य संख्या जो थी वो कम कर दी थी, और जो सरकार के द्वारा मनोनीत संख्या थी वो बढ़ा दिया था इसने, महानगर पालिका की जो बोर्ड है उसमें। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लेकर आया, विश्वविद्यालयों पर सरकारी कब्जा इसने अधिक कर लिया। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि प्रमुख नेता कौन थे, ये हेडिंग डालनी है, प्रमुख नेता।
प्रमुख नेता, ये मिटेगा कैसे? ठीक है, प्रमुख नेता। तीन नेता सबसे महत्वपूर्ण है। तीन नेता सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी को पता ही है, लाल, बाल और पाल। पहले नंबर पे आपके लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और तीसरे नंबर पर विपिन चंद्र पाल। तो ये तो हो गया आपके सॉरी लाल, ये हो गए लाल, ये हो गए बाल, और ये हो गए पाल। इन्हीं को कहा जाता है लाल, बाल और पाल। और चौथे अरविंद घोष भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद घोष, अरविंद घोष। और पांचवें है रास बिहारी बोस है, याद रखिए, रास बिहारी बोस है यहाँ पे। रास बिहारी घोष जो थे वो उदारवादी चरण के नेता थे। ये है रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष आपको याद हो, बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी 1906 में। इधर कह रहे थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनना चाहिए, उधर बना दिया गया रास बिहारी घोष को। तभी तो दोनों में विभाजन हो गया था। सॉरी, 1907 की बात कर रहा हूँ मैं, 1907। 1906 में तो आपके दादा भाई नौरोजी बने थे ना। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। और छठवें जो है रास बिहारी बोस हैं। याद रखेंगे, बोस। तो ये प्रमुख नेता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लाला लाजपत राय के बारे में कुछ बातें पढ़नी है, और बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें पढ़नी है। तो हेडिंग डाल लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। हेडिंग डाल लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। कि पहले लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ें, सीरियल वाइज पढ़ते हैं ना। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय, आप सभी को पता होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, शेर पंजाब भी इनको कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नाम भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा इसमें? शेर पंजाब इनको कहा जाता है। शेर पंजाब, या सबसे ज़्यादा फेमस है पंजाब केसरी नाम से। पंजाब केसरी, ये पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1865। हालांकि याद नहीं रखना है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, इतने महत्वपूर्ण नेता हैं, इतने महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, तो इनके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। भले परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 28 जनवरी 1865 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, पंजाब में। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। इनके द्वारा दो किताबें लिखी गई, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है यंग इंडिया, दूसरी है अनहैप्पी इंडिया। क्या है? यंग इंडिया, यंग इंडिया, दूसरी अनहैप्पी, ठीक है, दूसरी अनहैप्पी इंडिया। ये इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम है कि जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो लाहौर के अंदर इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सिर में गहरी चोट होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1928, 17 नवंबर, 17 नवंबर 1928 में लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। मरते हुए इन्होंने एक कथन ये कहा था कि भैया, मेरे सिर पे, मेरे ऊपर जो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया है, वो एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत का एक एक कील बनकर साबित होगा। ताबूत जिसमें लाश को रखकर दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहा था। क्या इनके कथन क्या है? मरते हुए क्या कथन इन्होंने कहा था? कि मेरे शरीर पर
पड़ी एक एक लाठी। ठीक है, एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार की ताबूत का एक एक किल साबित होगा। ठीक है, तो ये इनके कथन थे। ये कौन है भैया? लाला लाजपत राय। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि भैया इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। लोकमान्य तिलक कहते हैं इनको। ठीक है, 1856 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में, महाराष्ट्र में। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने दो इनके अखबार बहुत चले हैं, एक केसरी और दूसरा मराठा दर्पण। मराठा दर्पण नाम से भले मराठा है लेकिन ये इंग्लिश में था, और केसरी मराठी भाषा में था। तो इनके दो अखबार हैं, केसरी और मराठा दर्पण। ये था भैया, ये मराठी भाषा में था, ये इंग्लिश में था। ठीक है, तो ये इनके अखबार हैं। और चौथा क्या है? इनके द्वारा बुक लिखी गई है सबसे महत्वपूर्ण, गीता रहस्यमय। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब ये जेल में गए थे। इनको एक बार 6 साल के लिए जेल हो गई थी 1908 ईस्वी में। ये दो बार महत्वपूर्ण इनको जेल हुई है, दोनों बार अखबार में खबर छापने के कारण इनको जेल हुई है। 1908 ईस्वी में इनको 6 साल की भयंकर जेल हो गई थी। म्यांमार के अंदर एक जगह है मांडले जेल, वहाँ पे हो गई थी। तो 6 साल के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्यमय, तो वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी बुक का नाम क्या है? बुक्स लिख लीजिए, दो बुक्स हैं, एक तो है आपकी गीता रहस्यमय, रहस्य, गीता रहस्य है शायद, रहस्यमय या गीता रहस्य होगी। ठीक है, और दूसरा आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास। ये जो गीता रहस्यमय है इन्होंने कहाँ लिखा था? जेल में लिखा था। कौन सी जेल में? मांडले जेल में, बर्मा की मांडले जेल या म्यांमार की मांडले जेल, मांडले जेल में। ठीक, तो ये है। अब इनके द्वारा दो उत्सव चलाए जाते थे, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव से। एक शिवाजी उत्सव था, एक गणेश उत्सव। ये उत्सव इन्होंने चलाए थे इस कारण से ताकि लोग इकट्ठा जब हो इस उत्सव में भगवान के नाम पर या बड़े बड़े जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, तो इस सभा को अच्छी तरह की संबोधित किया जा सके, जागरूक किया जा सके, देश भावना जो राष्ट्र भावना है वो और जगाई जा सके, अंग्रेजों का जो शोषणकारी नीतियां हैं वो बताई जा सके। इस उद्देश्य से ये उत्सव ये मनाते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया था नहीं कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसा सिस्टम तो था नहीं। इसी कारण से इन्होंने उत्सव चलाए थे। उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। ठीक है, गणेश उत्सव में थोड़ा लाइट जला दूं, अब अंधेरा हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो भैया दो बार जेल में गए हैं, अब तक दो बार जेल में गए थे। ये एक बार जेल में गए थे 1897 में, और दूसरी बार जेल में गए थे, आप जब पढ़ेंगे 1908 के अंदर ये जेल में गए थे। तो 1897 में जेल गए थे ये 18 महीने के लिए, और 1908 में 6 साल के लिए गए थे, 6 वर्ष के लिए गए थे। यहाँ पर मांडले जेल भेजा गया था इनको 1908 ईस्वी में। और क्यों भेजा गया था?
आप आगे चल के क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 1907-8 ईस्वी के दौरान खुदीराम बोस और आपके प्रफुल्ल चाकी, ये लोग एक जज होते हैं बंगाल में, किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या की साजिश बनाते हैं। तो उनकी गाड़ी पे बम फेंकना चाहते हैं, लेकिन ये गलती से किसी और की गाड़ी पे बम फेंक देते हैं। दो यूरोपीय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इनको जो है सज़ा तो होनी थी, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, और बहुत छोटी उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन केसरी अखबार में बाल गंगाधर तिलक ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब बहुत अच्छे से पेश पेश किया कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेज देते हैं 6 साल के लिए, 6 साल के लिए यहाँ पर मांडले जेल में भेजते हैं। बर्मा बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर 6 साल के लिए भेज देते हैं। और ये 1897 में 18 महीने के लिए क्यों हुआ, ये मैंने बता ही दिया आपको। जो भी काम किया गया था, प्लेग जो कमीशन थी, प्लेग कमेटी जो थी पुणे में गठित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो लोगों को शोषण कर रही थी, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। उस न्यूज़ को इन्होंने अपने अखबार में छापा, केसरी अखबार में, और उस बात की भर्त्सना की, उस बात का मतलब निंदा की, और बहुत ऐसी देशभक्ति वाली भावना जगा दी कि उसके बाद प्रफुल्ल, उसके बाद जो है दो भाई थे चापेकर बंधु, उन्होंने क्या किया, इस कमेटी से जुड़े हुए दो लोग, एक कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, उनकी हत्या कर दी। क्योंकि इन्होंने केसरी अखबार में ये न्यूज़ पढ़कर ऐसा किया था, इसलिए इनको भी 6 महीने की जगह जेल हो गई। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। समझ में आ गया आपको? इतनी बातें आप याद रखिए। ठीक, बाद में 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 7वां ये, बाद में 1920 में मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो जाती है महाराष्ट्र के अंदर। इससे पहले इन्होंने होम रूल आंदोलन इनके द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ बताया नहीं है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे जो प्रमुख नेता थे, उग्रवादी नेता जो थे, इनके बारे में है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उग्रवादियों की विचारधारा क्या थी, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी, वो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम उग्रवादी चरण के लोगों की विचारधारा और उनकी कार्यप्रणाली, और इस चरण में इस 1905 से 1919 के टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनको हम सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे बंगाल का विभाजन हो गया, उसके 1 साल के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। तो ये अलग अलग चैप्टर आते रहेंगे। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।